वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं सियाराम आपका स्वागत करता हूं फॉर्मूलेटर के इस मंच पर। तो जैसा कि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने बायो-सावर्ट लॉ का एक डेरिवेशन देखा था और बायो-सावर्ट लॉ से मैंने फाइनली एक रिजल्ट्स आपको निकाल के बताया था और मैंने बोला था कि ये रिजल्ट आपका एम्पियर्स लॉ का होता है। मतलब एम्पियर्स लॉ और बायो-सावर्ट लॉ जो है वो अलग अलग नहीं है, एक ही है। एम्पियर्स लॉ बायो-सावर्ट लॉ का ही एक एडवांस वर्जन है, एक अलग वर्जन है या उसी का एक पार्ट है, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है ना? ओके। तो आज का, अब जैसे कि हमारे सिलेबस में दोनों लॉ अलग अलग दे रखे हैं, ठीक है ना? तो ये तो मैंने बता दिया कि दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड है। एम्पियर्स लॉ एक्चुअल में होता क्या है जरा समझते हैं। देखो, दैट्स माय एम्पियर्स लॉ, ठीक है ना? अब सुनना, एम्पियर आप जानते हो ना, एम्पियर वही था जिसने करंट की हमारी जो यूनिट देते हैं, मतलब करंट के ऊपर सबसे ज़्यादा ये समझ लो कि करंट की खोज करने वाला इंसान, या समझ लो कि करंट के बारे में बताने वाला इंसान कौन था? हमारे एम्पियर ही था। और इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर कुछ बातें कही। क्या बातें कही वो जरा जान लेते हैं। सुनना, एम्पियर ने क्या बोला। तो इन्होंने बोला कि एक करंट कैरिंग वायर, सेम लाइन बोली थी लेकिन थोड़े अलग अंदाज में। एक करंट कैरिंग वायर, ओके, और कंडक्टर will produce a magnetic field around it। अब आप बोलोगे सर यही बात तो बायो-सावर्ट ने बोली थी। बिल्कुल, बायो-सावर्ट ने भी यही बोली थी कि एक वायर में अगर करंट जाएगा तो वो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड को डेवलप करेगा। उसी बात को इसने पकड़ के एक नया रूप दे दिया, एक थोड़ा सा चेंज किया और उसी चेंज को अपने रूल में इसने बताया। कैसे बताया, ध्यान से समझना। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि चलो भाई, बायो-सावर्ट ने ये बात तो बोल ही दी थी। समझना, बायो-सावर्ट ने ये बात तो बोल ही दी है कि मान लो कि एक वायर है, ठीक है, एक वायर है, एक कंडक्टर है आपका अच्छा खासा, ये एक सॉलिड कंडक्टर है, समझ गए? अब इस कंडक्टर में मान लो एक करंट जा रही है, करंट है आपकी आई, ये आई करंट जा रही है, इन्फिनिटी लॉन्ग है, ऊपर से नीचे तक इन्फिनिटी तरीके से चल रहा है। मैंने बोला कि बताओ इस पॉइंट से किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पी पे अगर मुझे क्या देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना है, अगर आपको ये चेक करना है तो मैं इस कैसे देखूंगा? तो इन्होंने बोला कि आपको कुछ नहीं करना है, इस वायर से इस पॉइंट की आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखनी है, ठीक है? मान लो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक कुछ भी है, मान लो आर है, कितनी है? आर में ले रहा हूं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ध्यान रखना। मान लो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? आर है। जैसे प्रीवियस वाले में जब मैंने एग्जांपल करवाया था तो वहां पे डी लिया था, आप डी ले लो कोई बात नहीं, या स्मॉल डी ले लो चलेगा, ठीक है? मान लो यहां से लेके यहां तक ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? स्मॉल डी है। तो इन्होंने एक बात बोली, इन्होंने बोला कि यार जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो करंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये बात सही है। आपने एक लंबे वायर के लिए बायो-सावर्ट ने बोला कि भाई छोटा सा टुकड़ा ले लो, फिर उसको इंटीग्रेट करो, फिर आप पूरा निकालो, यही काम आप कर रहे हो, सही है। लेकिन अगर एक्चुअल में देखा जाए तो हमको ये बात पता है कि करंट जाने की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आता है उसकी डायरेक्शन तो हमें बताई है, अकॉर्डिंग टू योर राइट हैंड रूल। अब वो क्या था? वो ये है कि सर अगर करंट इधर जा रही है और अगर मुझे मान लो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड देखना है तो आप ऐसे करो ना, यहां पे आपने देखा तो आप ऐसे रोटेट करोगे तो यहां पे आपका अंदर की तरफ होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। मतलब यहां पे होगा अंदर की तरफ और यहां से निकल के यहां से बाहर निकल रहा होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा रोटेटिंग मोड में होता है। मान लो ये वायर है ना, अब इसमें जा रही है करंट, तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड यूं होगा, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि लूप बनाएगा। ओके, तो यहां से अंदर जाएगा और यहां से बाहर निकलेगा। अब बेटा एक बात बताओ भाई, एक्चुअल में हो ये रहा है ना कि मैग्नेटिक फील्ड अगर इस पॉइंट पे देखा तो वो यहां से चला, ऐसे घूमता हुआ घूमता हुआ घूमता हुआ पूरा घूम के यहां से यहां पे आया। तो मतलब ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के द्वारा अगर चले गए रास्ते की अगर मैं बात करूं तो वो बेचारी यहां से शुरू हुई और पूरा घूम के यहां से घूम के यहां तक आ गई। एक सर्कुलर वे में उसने अपना पाथ कंप्लीट किया है। तो क्या वो 2πr मोशन में चली है कि नहीं चली है? बिल्कुल चली है। क्या क्लोज लूप में चलती है कि नहीं चलती है? बिल्कुल चलती है। भाई हम जानते हैं ना, जैसे मान लो हमारे पास चुंबक है ना, तो चुंबक में हम अच्छे से जानते हैं कि मान लो ये सिरा N है, ये सिरा S है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा ऐसे होती है, हमेशा क्या बनाती है? लूप बनाती है एक।
मान लो यहां से शुरू हुई तो इधर से निकल के वापस घूम के यहीं आनी है। अब मान लो एक लाइन अगर यहां से निकली तो उसके द्वारा कितना रास्ता चला गया, अगर कितनी डिस्टेंस चली गई, तो मैं कैसे देखूंगा, यहां से इसके पीछे पीछे चलूंगा, इस पूरी डिस्टेंस को देखूंगा और यहां से घूम के यहां पे मैं आ रहा हूं। यही तो कहानी हो रही है एक्चुअल में, बिल्कुल यही हो रही है। अब करंट जा रही है आई, तो एम्पियर ने बोला कि आप एक काम करो, क्या करो कि मान लो इस पॉइंट पे अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड देखना है तो आपने कुछ नहीं करना है, आपने इस क्लोज पाथ में करना है कि दैट्स योर एच डॉट डी एल इक्वल टू समेशन ऑफ आई। ये होता है हमारा एम्पियर्स लॉ। अब इसमें कौन सा वर्ड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है वो समझना। या एच जो है ये है आपकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर है? मैं कई सारी चीजों से रिलेट करूंगा, ये रूल आप लोग पढ़ चुके होंगे, कई बार पढ़ चुके होंगे, अच्छे से पढ़ चुके होंगे, लेकिन मैं इसको कई चीजों से रिलेट करूंगा, इसलिए एक एक पॉइंट को समझना कंपलसरी है। समझना, एच मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होता है, ठीक है। मान लो इस पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी देखनी है, तो यहां पे डी ऑफ एल जो होता है ये क्या होता है, ये डी ऑफ एल जो होता है ये होता है फ्लक्स पाथ लेंथ। ठीक है, अभी फ्लक्स हमारे आया नहीं है, ओके। फ्लक्स पाथ लेंथ। अब फ्लक्स क्या होता है कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोगों ने फ्लक्स की बात की थी, तो वहां क्या था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइंस थी वो जब निकल रही थी किसी क्लोज रास्ते से, तो उसको बोल रहे थे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस जो होती है वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स को दिखा रही थी। तो उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस जो होगी वही मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएगी। अब सोचो, मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस मान लो यहां से निकली, अब यहां से घूम के पूरा घूम के यहां से घूम के अगर यहां आई है, तो ये पूरा का पूरा रास्ता किसका हो गया, मैग्नेटिक फील्ड की लाइन के द्वारा चली गई लंबाई हुई या नहीं हुई? बिल्कुल है। तो वही होती है आपके क्या, डीएल, और इसी लेंथ को बोला जाता है फ्लक्स पाथ लेंथ। जैसे मान लो एक स्ट्रेट वायर है, तो स्ट्रेट वायर की वजह से इसके चारों तरफ इस तरीके से, अगर मान लो यहां पे मैं मैग्नेटिक फील्ड देखूं तो वो इस तरीके से मोशन करेगा एक सर्कुलर वे में। क्लियर है? 3D डायग्राम है, ऐसे नहीं बना पाऊंगा, तो ऐसा समझ लो ये है आपका पेन और इसके चारों तरफ यूं घूम रहा है मैग्नेटिक फील्ड। तो ये कितना रास्ता चला वो है आपका डीएल। क्या ये रास्ता क्लोज है क्या? बिल्कुल है, इसलिए मैंने यहां पे क्लोज का साइन बनाया है। चलेगा। अब यहां पे सर आप करंट लिखते हैं ना, आपने समेशन ऑफ आई क्यों लिखा है? क्योंकि बेटा यहां पे आपका एक लूप बन रहा है, और आप जानते हो कि कभी भी जब मैं एक क्लोज रास्ते की बात करता हूं, याद है जब हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करी थी, तो याद करो वहां पे मैंने आप लोगों को गाउस लॉ बताया था। तो वहां पे मैंने क्या बोला था कि मान लो किसी क्लोज सरफेस में या किसी क्लोज पाथ में एनक्लोज्ड होने वाला चार्ज जो होगा वो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाएगा। याद करो, क्या सही था? बिल्कुल सही था। अब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से आ रहा है? करंट की वजह से आ रहा है। वहां किसकी वजह से आ रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड? चार्ज की वजह से आ रहा था। तो वहां हम बात कर रहे थे एनक्लोज्ड चार्ज की, तो यहां हम किसकी बात करेंगे? यहां हम बात करेंगे एनक्लोज्ड करंट की। किसकी बात करेंगे बेटा? एनक्लोज्ड करंट की। तो क्या सर यहां पे क्लोज लूप बन रहा है क्या? बिल्कुल बन रहा है। देखो जरा, बन रहा है क्या? बिल्कुल बन रहा है। देखो क्लोज लूप है ना, बिल्कुल क्लोज लूप है। तो क्या क्लोज लूप बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। क्या क्लोज लूप के अंदर एनक्लोज्ड करंट? अब एनक्लोज्ड करंट का क्या मतलब हुआ? मान लो यहां एक वायर नहीं होता, यहां 3 वायर होते, एक ये रहा, एक और हो जाता, 2 हो जाते, 3 हो जाते। मान लो यहां पे इस डायग्राम ऐसा होता, 1 वायर, 2 वायर, 3 वायर, वायर का गुच्छा रखा हुआ है मान लो यहां पे। अब इसमें करंट जा रही है मान लो I1, इसमें जा रही है मान लो I2, इसमें जा रही है I3। अब मैंने बोला कि इस पॉइंट पे बताओ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो आप क्या करोगे? सर इस पॉइंट को लेके मैं इसके चारों तरफ सर्कल बनाऊंगा, एक क्लोज लूप बनाऊंगा और देखूंगा कि इस क्लोज लूप में टोटल करंट कितना है। तो बोलूंगा कि I1 प्लस I2 प्लस I3, तीनों का सम। यही हुआ भाई। वहां क्या बोलते थे गाउस लॉ में, याद है ना? क्लोज लूप बना लेते थे, क्लोज सरफेस बना लेते थे, और वहां हम देखते थे कि उसके अंदर एनक्लोज चार्ज कितना है। बताओ, यही करते थे? बिल्कुल। तो ये आपका एनक्लोज्ड करंट बोल सकते हो आप इसको। क्या बोल सकते हो? एनक्लोज्ड करंट बोल सकते हो। परफेक्ट है। ये होता है आपका, ये दिया गया था किसके द्वारा? एम्पियर्स लॉ के द्वारा दिया गया था। और ये आपको पता है कि सर करंट की वजह से आता है, तो करंट को ले लिया है मैंने। अब देखो, अगर आप इसको और तरीके से लिखना चाहो तो आप और भी लिख सकते हो। कैसे? अगर मैं इसको, ये मेन हो गया, ठीक है। अब अगर मैं इसको इसके ऊपर लिए अप्लाई करूं एक वायर के लिए, तो क्या होगा? इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी है मान लो H, DL कितनी हो जाएगी बताओ? यहां से चला पूरा घूम के इधर से इधर आ गया, मान लो इस डिस्टेंस को मैंने माना है D। एक सर्कल का पाथ कितना होता है? 2πr होता है, तो ये हो गया आपका 2
पाई और ये डिस्टेंस मैंने डी मानी है तो 2 पाई डी लिख देता हूं, चलेगा। यहां पे डी इस सर्कल की क्या है, रेडियस है, और ये हो जाएगा समेशन ऑफ आई। अब यहां तो मैंने एक ही करंट लिया है, ठीक है ना, तो आप इसको आई भी लिख सकते हो, लेकिन कौन सा आई है, ये एनक्लोज्ड है, ध्यान रखना, ठीक है, इस लूप के अंदर आने वाला करंट। तो अगर मैंने H को देखा तो आई कैन से इट्स I डिवाइड बाई 2 पाई डी, यहां पे D रेडियस है इस क्लोज पाथ की, चलेगा। ये होती है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अकॉर्डिंग टू दी एम्पियर्स लॉ। अब बताओ, अगर मैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की अगर मैं बात करूं तो एज वी नो दैट B इक्वल्स टू म्यू H होता है, कैसे होता है इसके बारे में मैं अभी थोड़ी देर में बात करूंगा, चलेगा। B इक्वल्स टू क्या होता है, म्यू H होता है। तो अगर मैं बात करूंगा किसकी, B के रूप में अगर मैं लिखूं तो H को मैं लिख सकता हूं B अपॉन म्यू, सही है ना। तो अगर मैं इसको लिखूंगा तो आई कैन से H इक्वल्स टू B अपॉन म्यू लिख सकता हूं। तो अगर मैं B का फॉर्मूला लिखूं तो म्यू को इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्या म्यू I अपॉन 2 पाई डी बनेगा। क्या यही फॉर्मूला कल मैंने डिफाइन किया था लास्ट में, याद था, बायो सावर्ट लॉ से ऐसी ही कंडीशन मैंने बनाई थी, इन्फिनिटी लॉन्ग पे किसी पॉइंट पे मैंने मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को निकाला था और क्या उसका आंसर यही आया था। क्या मैंने इसी को बोला था कि यही हमारा क्या होता है, एम्पियर्स लॉ होता है। समझ में आई कहानी, क्या यही हमारा क्या होता है, एम्पियर्स लॉ होता है। तो एक वायर की वजह से किसी पॉइंट पे अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो क्या मैं यूज में ले सकता हूं। अब आपको समझ में यह आया, क्या सर सिर्फ ये वायर के लिए ही यूज में है क्या, अगर कोई कोयल बना दी तो क्या उसके ऊपर नहीं लगेगा, अगर कोई सोलोनॉइड है तो क्या उसके ऊपर नहीं लगेगा। तो क्या सर ये सिर्फ वायर के लिए है क्या, नहीं, ये सबके लिए एप्लीकेबल है, बस आपको डेफिनेशन ध्यान रखनी है। डेफिनेशन क्या है, ये है रूल आपका, ठीक है। ये तो समझ लो कि एक एग्जांपल लेके मैंने उसके ऊपर अप्लाई करके एक वायर के लिए आपको फॉर्मूला निकाल के दिया है, ऐसा समझ लो। एग्जैक्ट ये है कि H डॉट डी एल इक्वल टू समेशन ऑफ आई होने वाला है, ठीक है, एनक्लोज करंट के बराबर होने वाला है। बिल्कुल क्लियर ना। देखो अगर आप चीजों को रिलेट करोगे ना तो आप इजीली तरीके से रिलेट कर पाओगे। जैसे एक वायर है, वायर में करंट जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी क्लोज सर्कल बना लेता है, ठीक है ना। लेकिन गाउशियन रूल जब हमने पढ़ा था तो वहां पे हमें पूरा एनक्लोज करना पड़ता था चार्ज को, तो वहां हम यूज करते थे सरफेस को, करते थे ना, बिल्कुल। तो याद है, देखो ये कुछ आपको है ना सिमिलर से ही दिखेंगे, याद है। तो वहां पे जब हम निकालते थे इलेक्ट्रिक फील्ड तो कुछ ऐसा नहीं निकालते थे कि क्लोज सरफेस ऑफ योर ई डॉट डी एस इक्वल्स टू समेशन ऑफ क्यू एनक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, यही तो करते थे। बताओ करते थे कि नहीं करते थे, ठीक है ना। और इसी को अगर आप फ्लक्स डेंसिटी लेके अगर आप डी लिख दो इसी को, तो यहां से आप एप्सिलॉन हटा सकते हो, ठीक है, और आप इसको क्यू एनक्लोज लिख सकते हो। हुआ तो क्या कुछ ऐसा ही तो है ये, वहां पे पूरा सरफेस था, यहां पे लाइन वाला है, पाथ है, रास्ता है, चलेगा। तो ये आपका बिहेवियर होता है, ये कहलाता है आपका एम्पियर्स लॉ। अब देखो एम्पियर्स लॉ करंट के प्रोपोर्शनल होता है, मतलब आपके वायर में जितनी ज्यादा करंट होने वाली है B इज प्रोपोर्शनल टू I, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, B इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन D। किसके लिए है ये, स्पेशली फॉर ए वायर लॉन्ग इन्फिनिटी स्ट्रेट वायर, ध्यान रखना स्ट्रेट वायर है, लॉन्ग इन्फिनिटी स्ट्रेट वायर, ठीक है ना, 1 अपॉन D एंड प्रोपोर्शनल टू दी करंट, चलेगा, सब कुछ सही है, ओके। अब मैं कुछ नई बातें आप लोगों को बताने जाऊंगा, उन नई बातों को पढ़ने के बाद में मैं एक नया रूल बताऊंगा और वो रूल्स होगा हमारा कोयल के लिए। उसको समझने के लिए थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा पेशेंस रखो, थोड़ा समझने की कोशिश करो तो आप लोगों को समझ में आएगा, थोड़ी देर रुको, ठीक है ना। इसको हटा दूं मैं, चलूं, ओके। अब देखो जरा ध्यान से समझना, एम्पियर्स लॉ हो गया, इससे रिलेटेड कुछ एडिशनल चीजें मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, समझना जरा ध्यान से। हम लोग अब तक इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे थे, जब इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने आगे जाके बात की तो हमें पता चला कि एक स्टैटिक चार्ज जो होता है ना वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, लेकिन अगर उसी स्टैटिक चार्ज को अगर हमें मोशन में लाना हो तो उसके ऊपर हमें फोर्स लगाना पड़ता है, और उस फोर्स की वजह से जब वो मोशन में आ जाता है तो जो वो फोर्स जो अप्लाई करता है वो होता है हमारा बैटरी। क्लियर था, वोल्टेज लगाया था मैंने, पोटेंशियल पढ़ा है हम लोगों ने। तो मतलब सर ऐसी एक कहानी है, कहानी कुछ यूं है कि अगर मान लो यहां पे इस तरीके से अगर मान लो मेरा कोई एलिमेंट है, ठीक है, और इस एलिमेंट के ऊपर अगर सर मैंने एक बैटरी लगाई है, अगर आप नाम से समझोगे तो सब समझ में आ जाएगा। बैटरी को एक्चुअल में हम क्या बोलते हैं, EMF,
बोलते हैं कि बोलते हैं, क्या होता है ये? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब इलेक्ट्रोमोटिव क्यों है? क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहा है। क्या अप्लाई कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इसकी वजह से जो लगने वाला फोर्स है एक्चुअल में उसका रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ही था। याद है ना कि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था यूं, और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लग रहा था इधर F = QE के अकॉर्डिंग लग रहा था, क्योंकि माइनस हो गया था ना भाई इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो ऐसे चार्ज कैरियर मूव कर रहे थे। सही है। तो क्या रिलेशन था? हम लोगों ने ओम्स लॉ पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था। क्या था सर? इट्स अकॉर्डिंग टू V = I × R। मतलब अगर वोल्टेज आपका या EMF अगर आपका वोल्टेज V है, अगर इस एलिमेंट का रेजिस्टेंस R है, अगर जाने वाली करंट I है, तो V = I × R होता है। इनके नाम आपके माइंड में क्लियर होने चाहिए। क्या क्या क्लियर होना चाहिए? समझिए, जो फोर्स लगा रहा है वो है वोल्टेज, जिसको बोलते हैं EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है ना? इस फोर्स की वजह से चार्ज कैरियर का मोशन हो रहा है, और चार्ज कैरियर के मोशन को हम बोलते हैं करंट। क्लियर है? फोर्स की वजह से जो क्वांटिटी आई है वो कौन हुई है? करंट आई है। सही है, बिल्कुल करेक्ट है। और इस करंट का जो अपोजिशन करती है उसको हम क्या बोलते हैं? मटेरियल का रेजिस्टेंस बोलते हैं। मतलब ये है अपोजिशन करने वाला फैक्टर, ये है फोर्स लगाने वाला फैक्टर। मतलब ये कर रहा है, मतलब चार्ज कैरियर के मोशन को ये सपोर्ट कर रहा है, ये अपोज कर रहा है, और चार्ज कैरियर की मोशन की वजह से जो रिजल्ट आ रहा है वो हो रहा है आपका कौन? करंट हो रहा है। तो इसलिए V = I × R का रिलेशन होता है। इसके बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। ठीक है ना? अब इसी रिलेशन को मैं थोड़ा अलग तरीके से डेवलप करना चाहूंगा। देखो, क्या आप लोगों ने ट्रांसफॉर्मर पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है। क्या होता है सर? ट्रांसफॉर्मर जो होता है वो होता है कुछ इस तरीके से। ठीक है ना? ट्रांसफॉर्मर एक ऐसी चीज है जो आपको इलेक्ट्रिक बिहेवियर और मैग्नेटिक बिहेवियर के बीच का रिलेशन डिफाइन करके बताता है। समझना, ट्रांसफॉर्मर में यहां पे एक कॉइल होती है। जब इस कॉइल को मैं एक बैटरी यहां पे जब मैं अप्लाई करता हूं, तब इस कॉइल में करंट जाती है। मान लो I करंट जा रही है कुछ इस तरीके से, होता है ना? बिल्कुल। इस I करंट की वजह से इसके अंदर फ्लक्स का फ्लो होना शुरू हो जाता है। अब फ्लक्स मैं बात कर रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग। सही बात है, मैग्नेटिक फ्लक्स की बात कर रहा हूं। मैग्नेटिक फ्लक्स का फ्लो होना मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का फ्लो होना। समझ रहे हो ना? अब ये एक क्लोज रास्ता है, तो क्लोज रास्ते में से अगर इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस अगर फ्लो हो रही है, अब आप जानते हो क्लोज पाथ में फ्लो होती है, बिल्कुल इधर से इधर क्लोज सर्कल है, क्लोज पाथ है, रेक्टेंगुलर बना रहा है, चलेगा, बिल्कुल सही है सर, क्लोज रास्ता है। तो मतलब फ्लक्स का फ्लो हो रहा है। अब फ्लक्स का फ्लो क्यों होया? क्या अगर मैं यहां पे सोर्स नहीं लगाता तो क्या इसमें फ्लक्स का फ्लो होता है? क्या नहीं होता? बिल्कुल सही है। क्या जब मैंने यहां पे सोर्स लगाया तो फ्लक्स का फ्लो हुआ? बिल्कुल हुआ। क्या यहां पे अगर मैं बैटरी नहीं लगाता तो क्या इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता? क्या करंट आती? क्या नहीं आती? जब मैंने बैटरी लगाई तो करंट आई। मतलब बैटरी मेरा फोर्स अप्लाई कर रही है। मतलब ये कोयल जो है ये मेरा इसके ऊपर फोर्स क्या कर रही है? अप्लाई कर रही है। और चूंकि हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड करंट की वजह से आता है अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ एंड बायो-सावर्ट लॉ। बिल्कुल परफेक्ट है ना? बिल्कुल परफेक्ट है। मतलब अगर ये फ्लक्स फ्लो हो रहा होगा तो उसका रीजन ये वोल्टेज नहीं होगा, उसका रीजन ये करंट रही होगी, क्योंकि करंट की वजह से ही मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन होता है। परफेक्ट है। मतलब ये फ्लक्स कहीं ना कहीं रीजन जिम्मेदार कौन है इसके लिए? करंट है। अब देखो, फ्लो होने वाला कंपोनेंट तो मिल गया मुझे फाई। सही है। अब फ्लो होने वाला तो जहां आई हो रहा था वहां फाई हो रहा है। सही है। अब अगर ये इसमें से होते हुए जाएगा तो ये मटेरियल इसका कुछ ना कुछ क्या करेगा? अपोजिशन करेगा। भाई जैसे इस एलिमेंट में से करंट गया था तो इसके अपोजिशन को मैंने रेजिस्टेंस बोल दिया था। सही है ना? तो इसी वजह से जब ये अपोजिशन करेगा तो इसके अपोजिशन को हम बोलते हैं रिलक्टेंस। क्या बोलते हैं? रिलक्टेंस ऑफ द मटेरियल। अब रिलक्टेंस की डेफिनेशन क्लियर है सबके कि किसी मटेरियल के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कितना अपोजिशन किया जाता है, दैट थिंग इज कॉल्ड रिलक्टेंस। परफेक्ट है। ओके। अब रह गया सपोर्ट करने वाला इंसान। अब सपोर्ट करने वाले इंसान कौन होने वाला है? करंट होने वाला है। बिल्कुल परफेक्ट है, करंट है। पहले टर्न में करंट गया आई, फिर घूम के दोबारा सपोर्ट किया, फिर तीसरी बार सपोर्ट किया, फिर चौथी बार किया, फिर पांचवी बार किया। मतलब जितनी नंबर ऑफ टर्न्स होगी उतना सपोर्ट बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। सही है ना? मतलब सपोर्ट हो गया आपका n टाइम्स ऑफ आई के बराबर हो गया। क्लियर है? तो इसने किया सपोर्ट, मतलब इतने लगाया फोर्स। किसके लिए? मैग्नेटिक फील्ड के लिए। जब इलेक्ट्रिक के लिए लग रहा था तो हमने बोला था EMF, मतलब इलेक्ट्रिक के लिए फोर्स। अगर यहां मैग्नेटिक के लिए लग रहा है तो इसको मैं बोलूंगा MMF, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के लिए फोर्स।
सही है, क्या हो गया, n इंटू आई हो गया, फ्लो होने वाला फ्लक्स और अपोजिशन करने वाला कौन होता है, रिलक्टेंस होता है। तो इस चीज का ध्यान रखना, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट और इसको बोलते हैं मैग्नेटिक सर्किट। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक सर्किट। ठीक है, बेसिक है, एक नॉलेज आपको, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं तो इस चीज का आपको पता होना चाहिए कि एक मैग्नेटिक मटेरियल में मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस जब इस तरीके से किसी मटेरियल में होते हुए फ्लो होती है तो वो फ्लो होने वाला कंपोनेंट फ्लक्स होता है, अपोजिशन रिलक्टेंस करता है, और जो सपोर्ट करता है वो एमएमएफ होता है, दैट इज कॉल्ड योर मैग्नेटोमोटिव फोर्स। और एमएमएफ की डायरेक्ट डिपेंडेंसी करंट के ऊपर होती है, जितनी ज़्यादा करंट होती है उतना ही ज़्यादा क्या होता है, एमएमएफ होता है। बिकॉज एम्पियर ने ये कहा था कि जैसे जैसे करंट, जितनी ज़्यादा करंट होती है मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज़्यादा होना चाहिए। एंड इट्स वेरी इजी, हम लोग पहले भी मैं आप लोगों को फ्लक्स के बारे में बता चुका हूं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के टाइम पे भी बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितनी ज़्यादा होती थी फ्लक्स उतना ज़्यादा होता था। तो कहानी वही है, यहां पे भी वही है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितनी ज़्यादा होगी फ्लक्स उतना ही ज़्यादा होगा, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी होगी ये कौन डिसाइड करेगा, करंट डिसाइड करेगा, क्योंकि करंट की वजह से ही मैग्नेटिक फील्ड आता है। परफेक्ट है ना, इस चीज में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। ओके, तो यहां पे मैंने बात की एक कोयल की, समझो जाने अनजाने में मैंने एक स्ट्रेट वायर की बात नहीं करके यहां पे एक मैंने कोयल बनाई है, समझ रहे हो, तो मतलब मैं अलग आगे वाले टॉपिक की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। ओके, जरा समझते हैं कोयल के से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा चीजें, देखो समझना जरा ध्यान से, समझोगे तो मजा आएगा। ओके, ठीक है ना। ओके, देखो जरा ध्यान से समझना बेटा, देखो क्या होगा, ठीक है। मान लो सर ये एक कोयल है, बना दी मैंने, ऐसी ही होती है कोयल, परफेक्ट है। अब ये कोयल जो होती है इसमें मैंने अभी अभी देखा कि जब करंट जाती है एमएमएफ प्रोड्यूस करती है, इसमें फ्लक्स का फ्लो होता है, ये तो मैंने अभी अभी देखा। लेकिन ऐसी कोयल को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में भी कुछ बोलता हूं, क्या बोलते हैं, इंडक्टर। क्या इंडक्टर ऐसा ही होता है, देखो मैग्नेटिक फील्ड को इलेक्ट्रिक से रिलेट करेगी ये चीज, ध्यान से समझना। क्या इंडक्टर यही होता है, बिल्कुल यही होता है। अगर मान लो इसमें करंट जा रही है आई, मान लो आई करंट जा रही है, तो इसके अक्रॉस आने वाला वोल्टेज कितना होगा बताओ, वी ऑफ टी कितना होगा, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक फिनोमेना, मैग्नेटिक को भूल जाओ, अभी कितना होगा सर, वी नो दैट कि वी ऑफ टी जो होता है वो होता है एल डी आई बाई डी टी, होता है या नहीं होता है, बिल्कुल होता है। और यहां से हम एक रूल जानते हैं, और वो रूल ये होता है कि इंडक्टेंस जो होता है वो आपके करंट को डायरेक्शन में चेंज होने का अपोजिशन करता है, और वो रूल हम यहां से पढ़ते थे कि इस टर्म में डी आई अपॉन डी टी आता है, जो कि दिखाता है कि करंट में कितना चेंज हो रहा है, मतलब ये टर्म करंट में चेंज होने का अपोजिशन करती है, जैसे कैपेसिटर जो होता है वो वोल्टेज में चेंज होने का अपोजिशन करता है, सही है। मतलब इंडक्टर कभी भी करंट की डायरेक्शन को सडनली चेंज अलाउ नहीं करता है, ऐसा नहीं है 0 से 5 हो गया, 5 से 10 हो गया, समझ रहे हो। मान लो पहले करंट इतनी जा रही थी और एकदम से करंट यहां से इतनी फ्लो होने लग जाए, तो ऐसा कभी इंडक्टर में नहीं होगा कि 0 से मान लो डायरेक्ट 5 हो गया, तो यहां पे टाइम कितना लगा इसको चेंज होने में, सर टाइम तो 0 है, यहां से सीधा एकदम से हो गया, तो अगर टी की dt की वैल्यू में 0 रख दूंगा ना तो वोल्टेज कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, सही है ना। लो इंडक्टर कभी भी सडन चेंज को अलाउ नहीं करता है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक फिनोमिना। ये बात आपको पता है नहीं पता है, बिल्कुल पता है, अच्छे से जानते हैं इसके बारे में, जानते हैं ना। ओके, अगर मैं इसको और थोड़ा सा रिलेट करके लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, सोचो, इंडक्टेंस तो कांस्टेंट है, अंदर ले जाता हूं, क्या v ऑफ t को मैं d बाई डी टी एल इंटू आई लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, बिल्कुल। और सर अकॉर्डिंग टू दी मैग्नेटिक फिनोमेना हमने ये देखा था कि अगर एक कोयल है और कोयल में जा रही है अगर मान लो करंट, तो अगर मान लो n नंबर ऑफ टर्न्स है तो इसकी वजह से एमएमएफ जो आ जाता है वो आ जाता है n इंटू आई के बराबर, दैट्स माई एमएमएफ। होता है नहीं होता है, क्लियर है। और ये प्रोड्यूस करती है किसको, फ्लक्स को, किसको प्रोड्यूस करती है, फ्लक्स को। तो यहां से आप लोगों ने अच्छे से जानते हैं हम लोग कि अगर इसकी वजह से मैं मैग्नेटिक की वजह से अगर मैं किसको लिखूं, वोल्टेज को लिखूं, ठीक है, इट्स डेड। ओके, अगर मैं किसको लिखूं, वोल्टेज को लिखूं, तो हम लोग अच्छे से जानते हैं कि सर ये एन डी फाई बाई डी टी के बराबर होता है, बिकॉज हियर द करंट, तो यहां फ्लक्स फ्लो होने वाला, यहाँ पे आपका इंडक्टेंस कांस्टेंट वैल्यू, तो यहाँ नंबर ऑफ टर्न कांस्टेंट वैल्यू, सही है। तो इट्स वोल्टेज में
मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वोल्टेज कुछ ऐसा होता है और इलेक्ट्रिक की वजह से ऐसा होता है। अब आप बोलोगे सर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी क्या वोल्टेज डेवलप होता है क्या? बिल्कुल, मैं आपको डेवलप करके दिखाऊंगा, टेंशन नहीं है। कोयल को आप अच्छे से समझिए, क्योंकि इंडक्टेंस भी बनाती है और ये मैग्नेटिक फील्ड भी बनाती है। तो कोयल को अभी मैं जब डिफाइन करूंगा, आगे जाके जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का पूरा बिहेवियर बताऊंगा कोयल के बारे में, तो आपको बड़ी डिटेल में चीजें पता लगेगी, ठीक है ना? ओके, अब समझिए, ये होता है कि आपका वोल्टेज होता है, ये होता है n d∅dt के बराबर होगा। अगर इन दोनों को मैं रिलेट करूं, ये भी वोल्टेज है, ये भी वोल्टेज। अब कोयल तो एक ही है, करंट तो एक ही जा रही है उसमें, एक इसी को मैं बना लेता, वोल्टेज लगाता तो करंट जाती। तो करंट की वजह से अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक ये होता, और इसी में अगर मैं मैग्नेटिक की बात करता तो अकॉर्डिंग टू मैग्नेट मुझे ये मिलता। जानते हैं ना भाई आपने ये ट्रांसफार्मर में पढ़ा होगा, n d∅dt पढ़ा होगा ना अच्छे से, बिल्कुल, कि फ्लक्स में सडन चेंज को या फ्लक्स में चेंज नहीं होने देता है। नंबर ऑफ टर्न्स अगर n है तो अकॉर्डिंग टू दी n∅ इट्स n d∅dt, सही है। ये टोटल फ्लक्स बोलते हैं इसको, n∅ को टोटल फ्लक्स बोलते हैं। तो अगर मैं इसको और इसको इक्वल करूं, व्हाट कैन आई से? आई कैन से कि इट्स L ऑफ I इक्वल्स टू N ऑफ ∅ के बराबर होगा। और अगर मैं और भी आगे बोलूं तो आई कैन से L इक्वल्स टू N∅ अपॉन I के बराबर होगा। बताओ होगा कि नहीं होगा? तो आई कैन रिलेट एक इंडक्शन, एक इंडक्टेंस विद योर ∅ एंड करंट। कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। आगे जरा देखो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी कि सर हमारा जो एमएमएफ होता है, दैट एमएमएफ इक्वल्स टू फ्लक्स मल्टीप्लाई विद रिलक्टेंस होता है। परफेक्ट। एमएमएफ होता है सर हमारा n इंटू आई, फ्लक्स होता है हमारा ∅, और रिलक्टेंस क्या होता है? रिलक्टेंस होता है अपोजिशन करने वाला फैक्टर। अब सोचो, रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है सर रो L अपॉन A, यही होता है। मतलब एलिमेंट की जितनी ज्यादा लंबाई होगी उतना ज्यादा अपोजिशन होगा, जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा उतना कम अपोजिशन होगा, यही होता है, यही होता है। लेकिन यहां पे तो रजिस्टिविटी होती है जो कि करंट का अपोजिशन को दिखाती है, लेकिन यहां तो रजिस्टिविटी होती नहीं है। यहां तो हमारा कंपोनेंट क्या आया था? म्यू। कल ही पिछली क्लास में बताया था मैंने, कौन आता है? म्यू। और म्यू क्या होती है? परमेबिलिटी। और परमेबिलिटी किस चीज को दिखाती है? किस चीज को दिखाती है? कि कोई मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड का कितना सपोर्ट करेगा। और मैं रिलक्टेंस में बोल रहा हूं अपोजिशन का। मतलब एक तो पक्की बात है कि जो भी रिलक्टेंस रहने वाला है, जो भी रिलक्टेंस रहने वाला है, रिलक्टेंस जो होगा वो आपका म्यू के तो एंटी प्रोपोर्शनल ही रहने वाला है, क्योंकि ये बताता है कि कितना कम अपोजिशन होगा, और रिलक्टेंस बताता है कि कितना ज्यादा अपोजिशन होगा, तो अपोजिट हो गए। अब L के प्रोपोर्शनल होता है A के, दिख ही रहा है आपको रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग। रो यहां आएगा नहीं, रो की जगह म्यू आएगा, तो 1 अपॉन म्यू आएगा, तो ये होगा L अपॉन म्यू इंटू A, सही है। बिकॉज ओके हमारे जो है ये थोड़ा एडिशनल है, इसलिए मैं पूरा डिटेल में नहीं जा सकता कि ये कहां से आया कैसे है, इसलिए मैं थोड़ा रिलेट करके ही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आई थिंक आप लोगों को पता होगा क्योंकि आप लोगों ने मशीन वगैरह में पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो ऐसा हो गया। आई जस्ट वांट टू नो कि ये कितना होगा इंडक्टेंस इन टर्म्स ऑफ number of turns and flux. So it's just a relation between a electric phenomena and the magnetic phenomena according to a coil, because वहां हम इंडक्टर पढ़ते हैं, यहां हम इसको कोयल बोलेंगे, सोलोनॉइड बोलेंगे, और काम करेंगे और पूरा का पूरा बिहेवियर देखेंगे, तो आपको दोनों को रिलेट करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। आप दोनों को क्या कर पाओ? रिलेट कर पाओ, ठीक है ना। तो इंडक्टेंस होता है n∅ अपॉन I, तो दैट्स माई n∅। अगर मैं I की बात करूं, ठीक है ना, तो यहां से I की वैल्यू निकाल सकता हूं, इन सबको उधर भेज सकता हूं, तो ये हो जाएगा आपका ∅ L अपॉन म्यू A, और ये n पहुंच जाएगा नीचे 1 अपॉन n। देखो ∅ से ∅ गया, n ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा n², और नीचे बच जाएगा आपका L अपॉन म्यू A, जो कि L अपॉन म्यू एक्चुअल में क्या था? रिलक्टेंस था। तो L इक्वल्स टू होता है आपका n² डिवाइड बाई रिलक्टेंस। इस पूरी डेरिवेशन को कराने का मेरा सिर्फ और सिर्फ एक मात्र पर्पज था, और वो पर्पज ये था कि आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि ओवर इंडक्टेंस विद इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी रिलक्टेंस। समझ में आई कहानी? मतलब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर मान लो कोई मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड को बहुत ज्यादा अपोज कर रहा है, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड के लिए बहुत जबरदस्त रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, मान लो कि अगर उसका रिलक्टेंस बहुत ज्यादा हाई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो करंट को भी बहुत ज्यादा अपोजिशन प्रोवाइड करेगा, बिल्कुल नहीं है।
ठीक है, वो करंट को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, क्योंकि उसका इंडक्टेंस कैसा रहेगा, कम रहेगा। अगर रिलक्टेंस ज्यादा है तो इसका मतलब उल्टा होता है कि इंडक्टेंस कम है। और आप जानते हो ना कि करंट का अपोजिशन क्या होता है, जे ओमेगा एल होता है इंडक्टेंस की वजह से। तो अगर एल कम होगा तो करंट का अपोजिशन कम होने वाला है, समझ रहे हो ना। तो एक परफेक्ट आपका मैग्नेटिक मटेरियल जरूरी नहीं है कि वो अच्छा कंडक्टर हो, और एक अच्छा कंडक्टर कभी भी आपका अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल नहीं होता है। ध्यान से समझ लेना इस चीज को, ठीक है ना, क्लियर है, बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये कहानी समझ में आई है, कंडक्टर एंड मैग्नेटिक मटेरियल्स के बीच की थोड़ी सी क्या है ये कहानी है, ठीक है ना। अब हम कोयल के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन बिफोर दैट कोयल से बारे में डिस्कस करें उससे पहले कुछ बातें और है जो आप जान लो। समझना जरा ध्यान से, देखोगे मजा आएगा समझना। मैंने एक रिलेशन अभी अभी लिख दिया था कि B = μH होता है, और आप लोगों ने मान भी लिया था कि होता है। क्यों माना था भाई, है इसलिए माना था क्योंकि सर बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि B = क्या होता है, μ × H होता है। म्यू परमेबिलिटी होती है, ये बात तो सही है। एयर के लिए 4π × 10⁻⁷ होती है, ये बात भी सही है। मतलब इट्स ए प्रॉपर्टी ऑफ दी मटेरियल। और म्यू की मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि म्यू जो होता है ये परमेबिलिटी है, और ये इस चीज को दिखाती है कि कोई मटेरियल कि मैग्नेटिक मटेरियल जो होगा वो कितना जबरदस्त तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अट्रैक्ट करेगा या उनको फ्लो कराने में सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। ओके, तो यू कैन से कि इट्स ए पावर, है ना, और कैपेबिलिटी बोल सकते हो, कैपेबिलिटी ऑफ ए मैग्नेटिक मटेरियल, है ना, मैग्नेटिक मटेरियल टू अट्रैक्ट और अलाउ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ओके, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थ्रू दी मटेरियल। क्लियर है कि ये एक ऐसी कैपेबिलिटी है जो ये दिखाती है कि कोई भी मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कितना अट्रैक्ट करेगा और उसमें होते हुए कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होगी वो आपकी फ्लो होने वाली है। ये कौन दिखाता है, आपका म्यू जो होता है किसी भी एलिमेंट का, उसको रिप्रेजेंट करता है। अब जरा समझने की कोशिश करो, यहां पे अगर मान लो म्यू अगर आपका मान लो कांस्टेंट है, तो एक्चुअल में आप बोलने की कोशिश कर रहे हो कि B = H बोल रहे हो किसी भी मटेरियल के लिए। अब आप जानते हो ना H क्या होता है, H है मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी, और ये है आपकी डेंसिटी। अब डेंसिटी में और इंटेंसिटी में थोड़ा सा फर्क होता है। क्या फर्क होता है, जैसे समझना कि मान लो समझना कि सूरज की लाइट आती है, ठीक है ना, मान लो ये सूरज की रोशनी है, ऐसे किरणें आ रही है। अब हम लोगों ने ना बचपन में एक एग्जांपल पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो, ठीक है, कि अगर मान लो सूरज की किरणों के बीच में अगर आप एक लेंस को लेके बैठ जाओ, अगर मान लो आपने एक लेंस ले लिया, यहाँ पे ये हत्ता है, ये पकड़ रखा है यहाँ से आपने, ठीक, लेंस को अगर मान लो आप लोगों ने ले लिया, तो और इसके नीचे अगर मान लो यहाँ पे आप लोगों ने क्या रख दिया, ये एक कागज रखा हुआ है, कागज का टुकड़ा रखा हुआ है, तो कागज जो रहता है वो जलने लग जाता है। ऐसा क्यों हुआ, अगर ये लेंस नहीं होता तो ये कागज नहीं जलता, लेकिन लेंस के होने की वजह से कागज में जलना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों, तो समझिए, जब यहां से ये प्रकाश की किरणें आ रही थी तो ऐसे बराबर डिस्टेंस पे थी, यूनिफॉर्म तरीके से थी, आ रही थी, सही है। अब इनकी इंटेंसिटी या इनकी योग्यता या इनके पास एनर्जी सबके पास अभी भी है, ऐसा नहीं है कि अभी एनर्जी नहीं है, बिल्कुल है। अब जैसे ही ये लेंस आता है, ये लेंस क्या करता है कि इन सारी की सारी किरणों को उठा के एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लाके मिला देता है। अब ये सारी की सारी किरणें इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मिल गई। अब जो एनर्जी इतने रूप से आ रही थी, जो यहां इस पूरे सरफेस पे इतने पे फैल के गिरती, वो ना गिर के सारी मिलके सिर्फ पर्टिकुलर एक पॉइंट पे गिर रही है। तो क्या हुआ, मान लो इसके पास एनर्जी थी, मान लो ये ई था, ये ई था, ये ई था, ये ई था, ये ई था। जब ये ऐसे जाता तो पूरे सरफेस पे ई गिरता, लेकिन सबकी एनर्जी मिलके एक साथ गिर गई। मान लो 3 और 2 5, ई से मैंने एनर्जी को लिखा है, ठीक है ना, 3 और 2 5, तो यहाँ पे 5 टाइम्स ऑफ एनर्जी गिरेगी एक ही पॉइंट पे। जब इतनी एनर्जी गिरेगी तो जलना शुरू हो जाएगा। तो क्या यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या आपके सूरज की किरणों की जो इंटेंसिटी थी, क्या उस इंटेंसिटी को इस लेंस ने बढ़ाया है? क्या नहीं, बढ़ाया नहीं है सर। इसने कुछ नहीं किया कि जो किरणें दूर दूर थी ना, उनको समेट के ये पास में ले आया है, नजदीक नजदीक ले आया है,
तो मतलब इसने किरणों की इंटेंसिटी को नहीं बढ़ाया है, इसने डेंसिटी को बढ़ाया है, उनको पास पास में ले आया है। तो पास पास में ले आया तो एक जगह पे इकट्ठा हो गया, ज़्यादा इफेक्ट हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल इफेक्ट हुआ है। तो समझना यही होती है इंटेंसिटी और डेंसिटी में फ़र्क, ठीक है ना, कि डेंसिटी का मतलब होता है कि कितना पास पास में है और इंटेंसिटी का मतलब होता है कि उनके पास में एनर्जी कितनी है या कितना उसका इफेक्ट है। तो इफेक्ट होता है इंटेंसिटी और ये होता है डेंसिटी। अब जानते हो कि अगर मान लो कोई भी मटेरियल है, ठीक है ना, मान लो कोई मटेरियल है, ये एक मटेरियल है, ठीक है। अब इस मटेरियल को मान लो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन से इस तरीके से गुजर रही थी, ठीक है ना। अब इस मटेरियल को मैंने यहाँ पे बीच में रख दिया। अब मटेरियल जो होता है ना वो कई तरह के होते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, पैरामैग्नेटिक होता है, ठीक है ना, कई तरह के होते हैं। तो ऐसे मटेरियल होते हैं कई सारे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अट्रैक्ट करते हैं, कई सारे ऐसे होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिपल करते हैं, ठीक है ना। अब मान लो ये मटेरियल ऐसा है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को मान लो अट्रैक्ट करता होगा, तो ये क्या करेगा, ये इसमें से गुजरने वाली लाइंस को तो गुजारेगा ही, इसके आसपास ही वाली लाइंस को भी बोलेगा कि मेरे में से होके गुजरो ना, इधर से, ऐसे बोलेगा ये। क्यों बोलेगा? ऐसा कब हो सकता है? क्योंकि आप हमेशा जानते हो कि जैसे जब हम करंट की बात करते हैं तो करंट के लिए मैं हमेशा ये बोलता हूं कि करंट हमेशा एक लो रेजिस्टेंस वाला रास्ता चूज करती है। क्यों? क्योंकि जिसमें कम अपोजिशन है वहां से जाएगी ना भाई, सही है। तो यहां कौन फ्लोर है? फ्लक्स फ्लोर है, तो फ्लक्स भी हमेशा लो रिलक्टेंस वाले रास्ते को चूज करेगा। परफेक्ट है। अब अगर मान लो कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर से जा रही है और वो इधर से जाने की बजाय इस मटेरियल में से होके जाना पसंद कर रही है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये मटेरियल लो रिलक्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, अपोजिशन को कम कर रहा है लाइन के लिए, तभी तो वो इसमें से जा रही है, क्योंकि ये भी तो हमेशा लो रिलक्टेंस वाला रास्ता चूज करेगी। और हम अच्छे से जानते हैं कि रिलक्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू 1/μ, जिसका म्यू जितना ज्यादा होगा रिलक्टेंस उतना ही कम होगा। तो मतलब यहां तो ये कहानी भी पता लग गई कि अगर म्यू ज्यादा हुआ, परमेबिलिटी ज्यादा हुई, तो वो मटेरियल दूर दूर की लाइनों को भी अट्रैक्ट करके अपने अंदर बुला लेगा। यूं यूं यूं, बताओ बुलाएगा कि नहीं बुलाएगा? तो अगर दूर की लाइनें भी सिकुड़ के अगर इसमें आ रही है, तो क्या यहां पे इस मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। अब इंटेंसिटी तो वही थी, लेकिन इसने अट्रैक्ट किया तो क्या डेंसिटी बढ़ेगी? सारी लाइनें एक जगह आ जाएगी, ऐसा एग्जांपल हो जाएगा। बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये किसने किया? ये मटेरियल ने किया। मटेरियल की क्या थी? प्रॉपर्टी थी। क्या थी? कि उसकी परमेबिलिटी थी वो बहुत ज्यादा थी, तो अपोजिशन कम था। मतलब ये समझ में आ गया कि सर डेंसिटी जो होती है ना वो हमारी परमेबिलिटी के भी प्रोपोर्शनल होती है। अगर परमेबिलिटी ज्यादा होगी तो मटेरियल ज्यादा लाइंस को अट्रैक्ट करेगा और डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। अगर परमेबिलिटी कम होगी तो वो उनको रिपल करेगा, दूर दूर भगाएगा, अट्रैक्ट नहीं करेगा, तो डेंसिटी कम रहेगी। सही है ना? परफेक्ट है। दैट्स वाई इस प्रोपोर्शनल की जगह यहां पे साइन कौन सा आता है? परमेबिलिटी का आता है। एंड दैट्स डिफाइंड बाय आवर मटेरियल, जो कि मटेरियल के द्वारा क्या होता है? डिफाइंड होता है। ठीक है, तो स्ट्रेट वायर की वजह से हो गया, इलेक्ट्रिक आपका सर्किट हो गया, मैग्नेटिक सर्किट हो गया, एम्पियर्स लॉ का बिहेवियर हो गया, परमेबिलिटी के बारे में पता चल गया, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, डेंसिटी, इंटेंसिटी, फ्लक्स, ठीक है, रिलक्टेंस, सबके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें मैंने आप लोगों को बता दी है, जो कि आपका थोड़ा एक एडिशनल टाइप ऑफ फिनोमिना हो गया। ठीक है ना? अब हम आगे बात करेंगे कि किस तरीके से हमारा टोरॉइड का मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ठीक है, सोलेनॉइड वाले का क्या होता है, तो इनके लिए हम बात करेंगे।